से आपका स्वागत करता हूं। अपन बीए पाठ्यक्रम में भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल में अपना चैप्टर चल रहा था समस्थिति, आइसोस्टेसिस स्टेशन। इसी में एक वीडियो से पूर्व समस्थिति किसे कहते हैं और प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में अपने चर्चा कर ली थी। उसकी परिभाषा आपने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज अपन इसी में आगे सर जॉर्ज एरिक की संकल्पना, सर जॉर्ज एरिक ने क्या संकल्पना दी है समस्थिति के बारे में, वो आज अपन पढ़ेंगे इसमें। तो सर जॉर्ज एरिक ने यह मत दिया कि अपनी पृथ्वी है, देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है और नीचे का भाग, पृथ्वी ये वाला भाग है, पृथ्वी का भाग है क्रस्ट, और इसके नीचे है अर्ध स्तर सबस्ट्रेटम, अर्ध स्तर भी कहते हैं। उन्होंने यह मत दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर पर तैर रही है। क्रस्ट का घनत्व है ये कम है और अर्ध स्तर का घनत्व है ये अधिक है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की क्रस्ट है ये अर्ध स्तर सबस्ट्रेटम पर तैर रही है, अर्थात ये जो वाला भाग है इसको कहते हैं सियाल, सीमा पर तैर रहा है। इसी प्रकार हिमालय, ये वाला कष्ट के भाग है इसको हिमालय भी मान लो, हिमालय, और ये है गलासी मेघमा पर तैर रहा है। सर जॉर्ज एरिक की संकल्पना में उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अर्थात इसका जो पृथ्वी का क्रस्ट, इसको पपड़ी भी कहते हैं, क्रस्ट के भाग जिसका घनत्व कम होता है अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर सबस्ट्रेटम पर तैर रही है। पृथ्वी का क्रस्ट के भाग अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर सबस्ट्रेटम पर तैर रहा है, अर्थात जो सियाल है वो अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहा है। अर्थात इस प्रकार उन्होंने बताया कि हिमालय है ये भारी ग्लासी मैग्मा पर तैर रहा है। हिमालय है ये भारी ग्लासी मैग्मा पर तैर रहा है। इस प्रकार एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार एक नाव होती है, नाव को तैरने के लिए उसका अधिकांश भाग होता है वो जल के अंदर डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाली मैग्मा पर तैर रहा है। जिस प्रकार एक नाव होती है, ये नाव जब पानी में तैरती है तो इसका अधिकांश भाग होता है ये जल के अंदर होता है। उसी प्रकार जो हिमालय है वो अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है। हिमालय अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है।
इसका एक नाव होती है, नाव को जब पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग होता है ये जल में डूबा रहता है, जल के अंदर होता है। उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मेघमाप पर तैर रहा है। उसका अधिकांश भाग हिमालय का काफी गहराई तक व्याप्त होता है, अधिक गहराई तक पाया जाता है। हिमालय का अधिकांश भाग है वो काफी गहराई तक व्याप्त है। इसका अधिकांश भाग काफी गहराई तक व्याप्त है, अधिक गहराई तक पाया जाता है। जब बर्फ का एक टुकड़ा होता है उसको पानी में तैरने के लिए उसके एक भाग को, उसका एक भाग है जल के अंदर, उसके 9 भाग को रहना आवश्यक होता है। जब किसी बर्फ का टुकड़ा होता है, जब वो जल पर तैरता है तो उसका एक भाग को ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल के अंदर रहना पड़ेगा। जिसका मान लो ये एक बर्फ का टुकड़ा है, इसको जल में अपने डाल दिया तो जल का एक, बर्फ का एक भाग है उसको ऊपर रहने के लिए 9 भाग को, बर्फ के टुकड़े को जल के अंदर रहना आवश्यक है। जब अपन बर्फ के टुकड़े को जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए, एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल के अंदर रहना आवश्यक होता है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व, अपन महाद्वीपों का औसत घनत्व है, महाद्वीप का औसत घनत्व है, औसत घनत्व है 2.67 मान लिया जाए। यदि महाद्वीपों का घनत्व है, औसत घनत्व है ये 2.67 मान लिया जाए तो ये अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम है जिसका घनत्व 3 होता है, अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम। यदि इस हिमालय का घनत्व है या जो महाद्वीप का घनत्व है 2.67 मान लिया जाए तो ये अधिक घनत्व वाले जो अर्धस्तर है जिसका औसत घनत्व है 3 है और ये महाद्वीप का घनत्व है। महाद्वीप का घनत्व है यदि अपन 2.6 मान लें, 2.67 मान लें और जो सबस्ट्रेटम है उसका घनत्व है ये 3, औसत घनत्व है ये 3 है मान लिया जाए तो पृष्ठ के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। जैसे मान लो ये क्रस्टीय भाग है, उन्होंने उदाहरण बताया कि जिसका एक नाव होती है वो तैरती है तो उसका अधिकांश भाग किसमें होता है, जल के अंदर होता है। उसी प्रकार उन्होंने बर्फ के टुकड़े को जब बर्फ का टुकड़ा होता है वो जल पर तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल के अंदर रहना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि जो महाद्वीपीय भाग है यदि उसका औसत घनत्व तो अपने क्या मान लिया, इसे मान लो ये महाद्वीप है, बर्फ वाला सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। ये महाद्वीपीय भाग है और महाद्वीपीय भाग है इसका घनत्व आपका 2.67 औसत घनत्व है महाद्वीप का, महाद्वीपों का औसत घनत्व है 2.67 मान ले और सबस्ट्रेटम ये नीचे क्या है, ये है सबस्ट्रेटम।
सबस्ट्रेटम अर्धस्तर जिसको कहते हैं, इसका घनत्व है 3 है। तो महाद्वीपीय भाग है, तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को ऊपर रहने के लिए, इस क्रस्ट के भाग को ऊपर रहने के लिए, महाद्वीपीय भाग को ऊपर रहने के लिए, क्रस्ट के भाग को ऊपर रहने के लिए इसकी क्रस्ट के 9 भाग को जो सबस्ट्रेटम है या अर्धस्तर है उसके अंदर नीचे रहना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व है ये 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का घनत्व है औसत घनत्व है ये 3 मान लिया जाए, तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। क्रस्ट के एक भाग को ऊपर रहने के लिए, महाद्वीप के एक भाग को ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को सबस्ट्रेटम में या अर्धस्तर में रहना होगा। तो महाद्वीपीय भाग है वो शियार के बने हुए हैं और वो जो सबस्ट्रेटम है उस पर तैर रहे हैं, सीमा में तैर रहे हैं। जिस प्रकार नाव का उदाहरण है और आपको बर्फ का उदाहरण है, उसमें एक भाग को ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को नीचे रहना पड़ेगा। जल के बर्फ का टुकड़ा है तो जल के नीचे है, उसके 9 भाग, एक भाग ऊपर रहने के लिए 9 भाग को नीचे रहना पड़ेगा। उसी प्रकार महाद्वीपीय भाग है जिसका उसका घनत्व 2.6 है, उसके नीचे सबस्ट्रेटम है और सबस्ट्रेटम का घनत्व 3 है। तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए 9 भाग को नीचे रहना आवश्यक होगा या नीचे रहना पड़ेगा। यदि तेराव के उपरोक्त सिद्धांत को एरी के स्थान में प्रयुक्त किया जाए, यदि तेराव है, ये तेराव में 9 वाला 1/9 वाला सिद्धांत है, यदि तेराव के उपरोक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय कितना ऊंचा है, हिमालय कितना ऊंचा है, हिमालय की ऊंचाई है हिमालय की ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इसका 9 गुना भाग है ये आपका 79,632 मीटर। ये नीचे जड़ होगी या नीचे सबस्ट्रेटम में होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई अपन 8,848 मीटर मान ले तो 8,848 मीटर इंटू 9 अर्थात 79,632 मीटर तक का भाग जो कि हल्के पदार्थों का है, ये हिमालय हल्के पदार्थों का है, ये हल्के पदार्थों वाला भाग है, ये नीचे सबस्ट्रेटम में होगा। यदि अपन यहाँ एवरेस्ट को मान ले, हिमालय को मान ले और हिमालय की ऊंचाई है 8,848 मीटर, तो इसकी हिमालय के नीचे की तरफ जो सबस्ट्रेटम में जड़ होगी ये 79,632 मीटर नीचे गहराई में जड़ होगी। यदि तेराव के उपरोक्त सिद्धांत को मान ले, यदि तेराव के उपरोक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊंचा है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर ऊंचा है, तो उसका 9 गुना भाग कितना हो जाएगा 79,632 मीटर तक का भाग है जो हल्के पदार्थों का है होगा, सबस्ट्रेटम के अंदर होगा। ये वाला भाग है हिमालय वाला भाग है, सबस्ट्रेटम में अर्धस्तर में होगा 79,632 मीटर। इस आधार पर एरी ने बताया कि जो हिमालय है वह अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो हल्के पदार्थों वाली एक लंबी जड़ है, उसकी वो सबस्ट्रेटम है। जब आपको ये सिद्धांत बताया था तो उसमें बताया था कि जो सिद्धांत में अंतर था वो खगोलीय विधि से और जो त्रिभुज विधि है और खगोलीय विधि का जो अंतर आया वो 5.632 आया था, 202 पॉइंट अंतर का आया था। ये अंतर आने के कारण से 5 पॉइंट अंतर कितना आया था 5.236 ये अंतर आया था। ये अंतर आने के कारण से ये कम आकर्षण शक्ति लगी थी। इस पर एरी ने बताया था कि हिमालय है वो अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि हिमालय की भी एक लंबी है हल्के पदार्थों वाली नीचे लंबी जड़ है जो सबस्ट्रेटम है।
इस कारण से उसमें वास्तविक शक्ति का प्रयोग है वो नहीं कर रहा है, और ये अंतर इतना आ रहा। तो इस प्रकार एरे ने बताया कि हिमालय है अपनी वास्तविक शक्ति है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके एक हल्के पदार्थों वाली एक लंबी जड़ है जो सबसे ऊपर में है। इस आधार पर एरे ने यह प्रतिपादित किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका उतना ही नीचे, उसका उतना ही अधिक भाग है वो सबसेट में डूबा होगा, तो जो भाग जितना कम ऊंचा है उसका उतना ही भाग कम है वो डूबा होगा। इसका एरे ने बताया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका उतना ही भाग, उसका उतना ही भाग, उतना अधिक भाग सबस्ट्रेट में होगा। इसका वर्णन बताया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है, जैसे पर्वतीय भाग जितना ऊंचा है तो उसके नीचे गहराई में उतनी ही गहरी जड़ है। इस आधार पर इन्होंने ये मत प्रतिपादित किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका उतना ही भाग सबसेक्टर में होगा, और जो भाग जितना कम ऊंचा है उसका उतना ही भाग है वो कम डूबा होगा, सबसे कम होगा, ऊंचा होगा तो उसका उतना ही भाग ज्यादा है और सबसेक्टर में डूबा रहेगा, और जो भाग जितना कम ऊंचा है उसका उतना ही भाग कम है वो सबसेक्टर में डूबा होगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है जबकि गहराई में परिवर्तन होता है। उन्होंने बताया कि जितने भी जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्तंभ है, मतलब पर्वत पठार मैदान है, सबका घनत्व बराबर है, लेकिन उसकी गहराई में परिवर्तन होता रहता है, गहराई में अंतर पाया जाता है, उसके नीचे जो गहराई जड़ है उसमें अंतर पाया जाता है। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले चट्टानों से बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उसने लोहे के विभिन्न आकार और लंबाई के टुकड़े लिए और पारे से भरे बेसिन में बो दिया। तब उन्होंने देखा कि ये टुकड़े अलग अलग आकार और अलग अलग गहराई के अनुसार डूबे। एक दूसरा उदाहरण उन्होंने लिया, उन्होंने लकड़ी के विभिन्न आकार और लंबाई के टुकड़े लिए और जल से भरे पात्र में उन्होंने बेसिन में डुबो दिया। डुबोने के बाद में उसने देखा कि ये विभिन्न गहराई के अनुसार ये लकड़ी के टुकड़े अपने अलग अलग आकार के अनुसार, अपने अपने अलग अलग लंबाई के अनुसार ये अंतर की तरफ डूबे। जैसे ही पता लगा उसको देखा तो ये जो जितना अधिक ऊंचा भाग है उसके नीचे उतनी ही गहराई तक के नीचे की तरफ लंबी जड़ पाई जाती है, और जो कम लंबाई वाला टुकड़ा था वो कम डूबा। इस प्रकार उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, एरे ने ये बताने का प्रयास किया, एरे ने ये बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व सबका बराबर होता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े तो सबका घनत्व बराबर है, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर। एरे ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सभी स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। उन्होंने पारे से भरे लोहे के बड़े बेसिन में, पारे से भरे बेसिन में और लोहे के विभिन्न आकार और लंबाई के टुकड़े लिए और पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया इसमें। तो उन्होंने देखा कि ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार गहराई में डूबे। जो अधिक लंबा टुकड़ा था तो उतनी ही नीचे की तरफ डूबा, और जो आकार में छोटा है टुकड़ा वो आपने देखा होगा कि इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो आप, ये पारा और लोहे का उदाहरण है। लोहे के टुकड़े लिए, पारे में डुबो दिए, और इसी प्रकार से लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़े और लंबाई के टुकड़े लिए और उसको जल में डुबो दिया। उसके बाद उन्होंने देखा ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार, जो अधिक लंबा आकार वाला था वो काफी गहराई तक डूबा, उसके अनुसार उससे कम आकार वाला कम, और उससे कम, और लास्ट में सबसे जो कम आकार वाला जो लंबाई वाला टुकड़ा था वो सबसे कम डूबा। इस प्रकार उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो विभिन्न स्तंभ है उनका सबका घनत्व बराबर होता है, उनकी गहराई में परिवर्तन होता है,
घनत्व बराबर होता है गहराई में परिवर्तन होता है। गहराई सबके अलग हो पाई जाती है जबकि घनत्व सबका बराबर है। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों का बना है। महाद्वीपीय भाग है जैसे पर्वत पठार मैदान, महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार की चट्टानों से बने हैं। जितने भी महाद्वीपीय भाग, महाद्वीप पर जितने भी भाग है, पर्वत पठार मैदान है, उन सबका घनत्व बराबर होता है। महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के चट्टानों के बने हैं परंतु उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। जैसे पर्वत पठार मैदान है, सभी एक ही घनत्व वाली चट्टानों का बना हुआ है। पर्वत पठार मैदान है, सबका घनत्व एक बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। पर्वतीय भाग है वो काफी ऊंचाई में होते हैं तो उनकी एक लंबी जड़ होगी। पठार उनसे कम ऊंचे होते हैं तो उनकी कम गहरी जो जड़ होगी। मैदानी भाग है वो पर्वत और पठार से कम ऊंचे हैं इसलिए उसकी कम जड़ होगी। और सागर तलीय भाग है वो सबसे कम होते हैं तो उनकी जो गहराई है वो भी कम गहराई तक डूबे होंगे। अर्थात जो जितना ऊंचा है वो नीचे उतने ही गहराई तक वो डूबा है ताकि संतुलन अवस्था में बने रहे। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने पारे का उदाहरण लिया कि पारे में विभिन्न आकार के लोहे के टुकड़े लिए जो कि विभिन्न आकार के थे और विभिन्न लंबाई के टुकड़े लिए और पारे से बेसिन में डुबो दिए। ये टुकड़े अपने आकार और गहराई के अनुसार डूबे। उसी प्रकार से पर्वत पठार मैदान है वो भी सबसेट के अंदर, वो भी अर्धस्कंध के अंदर, सबसेटम के अंदर अलग अलग गहराई में डूबे हुए हैं। इस प्रकार सारांश के रूप में यदि देखा जाए तो ऊंचे उठे भाग है वो काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ है वो सबस्ट्रेटम में अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं। ऊंचे उठे जैसे पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है तो वो काफी ऊंचाई तक उठे हुए हैं तो उनकी जड़ है वो काफी गहराई तक है। जो ये मान लो इसको पर्वतीय भाग मान लो, ये भाग कौन सा है? पर्वत। ये काफी ऊंचाई तक है तो इसको नीचे ये सबस्ट्रेटम में इनकी जड़ होगी ये काफी भाग को हटा देंगे और हल्के पदार्थों वाली होगी। इनकी जड़ है ये काफी हल्के पदार्थों वाली होगी। अर्थात ऊंचे उठे भाग हैं वो काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ सबस्ट्रेटम के में अधिक घनत्व वाले भाग को हटाकर उसके जगह पर ये हल्के पदार्थों वाली जड़ है इसको नीचे तक ले जाते हैं और इस प्रकार से वे संतुलित अवस्था में रहते हैं। पर्वतीय भाग है ये काफी नीचे की तरफ गहराई में अपनी जड़ रखता है। आसपास के पदार्थ के सबस्ट्रेटम के पदार्थ को भारी घनत्व वाले पदार्थ को हटा देता है और एक लंबी जड़ है ये रखता है। और ये इस प्रकार से पर्वत पठार मैदान में संतुलित अवस्था में है। जो जितना ऊंचा है उसकी उतनी ही गहरी है जड़ है वो नीचे की तरफ होती है और कम जो ऊंचाई वाला भाग है उसकी कम गहराई वाली जड़ पाई जाती है और वो सब एक प्रकार से संतुलित अवस्था में रहते हैं। ऊंचे उठे भाग के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार पाया जाता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार से वो संतुलित अवस्था में रहते हैं। पर्वतीय भाग है काफी ऊंचाई में रहते हैं तो उनकी काफी गहराई तक जड़ पाई जाती है और ये आसपास के जो सबस्ट्रेटम के पदार्थ है जो अर्धस्कंध के पदार्थ है उनको हटा देती हैं और उनके नीचे काफी गहराई तक इनकी जड़ पाई जाती है और ये संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। अब इस हिसाब से अब एरी के ने तो ये बता दिया कि जो जितना ऊंचा है उसका 9 गुना भाग नीचे तरफ है या जो जितना ऊंचा है उसकी अधिक गहराई में जितनी उतनी ही जड़ पाई जाती है। इस सिद्धांत का दोष या एरी के सिद्धांत का मुख्य दोष ये है कि एरी के अनुसार प्रत्येक उपस्थित भाग है अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ है उतनी ही जड़ रखता है। हिमालय की ऊंचाई यदि अपने 8,848 मान ले तो इसका 9 गुना है वो 79,632 मीटर नीचे इसकी गहरी जड़ होगी। जबकि ये एक ज्ञात तथ्य है कि अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ये बढ़ता है। प्रति 32 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये एक ज्ञात तथ्य है कि अपन जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में आते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर तापक्रम है ये प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जिसका यदि अपन
इस प्रकार से हिमालय है और हिमालय की लंबी जड़ है जो 79,432 मीटर है। यदि इतनी गहराई में जाएं तो तापमान अत्यधिक हो जाएगा और वहां की हिमालय की जड़ है ये पिघल जाएगी। अतः ये मत है ये भ्रामक प्रतीत होता है, भ्रम पैदा करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि जो जितना अधिक ऊंचा है उसका 9 गुना भाग हिमालय 8,847 मीटर ऊंचा है तो उसकी जड़ है वो 79,432 मीटर ऊंची नीचे गहराई में होगी, सेंटीमीटर में होगी। और नीचे आपको बताया कि तापमान है वो प्रति 32 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं बढ़ता है। तो 79,432 मीटर चलने पर अत्यधिक तापमान हो जाएगा और वहां की जड़ है हिमालय की जो जड़ है अत्यधिक तापमान के कारण से पिघल जाएगी। अतः एरी का जो ये दिया गया मत है ये भ्रामक प्रतीत होता है। समस्थिति में ही दूसरा संकल्पना है आपकी प्राट की संकल्पना। प्राट ने कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय मान के अंतर को जो 5.236 सेकंड को भली भांति पढ़ा और हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति की गणना की तो यह अंतर 15.885 सेकंड का अंतर आना चाहिए था। प्राट ने बताया कि जो पहाड़ों का घनत्व होता है वो पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व का अंतर उल्टा होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, उसके नीचे सबका समान घनत्व होता है। क्या होता है प्राट ने कल्याण और कल्याणपुर का कल्याणपुर का अक्षांशीय मान का अंतर अक्षांशीय मान का अंतर कितना था 5.236 सेकंड। इस मान के अंतर को भली भांति पढ़ा। प्राट ने कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय मान के अंतर को भली भांति पढ़ा और उन्होंने हिमालय का औसत घनत्व हिमालय का औसत घनत्व उन्होंने हिमालय का 2.75 माना और मानने के बाद उन्होंने माना कि ये शक्ति का गणना की और गणना की तो अंतर है ये और अधिक आना चाहिए था। हिमालय की औसत घनत्व है वो 2.75 मानकर आकर्षण शक्ति की गणना की। आकर्षण शक्ति की गणना की आकर्षण शक्ति की गणना की तो उन्होंने माना कि यह अंतर आना चाहिए था 15.885 सेकंड का अंतर आना चाहिए। यदि हिमालय का औसत घनत्व है वो 2.75 मान ले गए तो गणना की तो ये पता चला कि अंतर आना चाहिए था ये 15.885 आना चाहिए था। प्राट ने आगे बताया कि जो पर्वत पठार मैदान पर्वतों का घनत्व होता है वो पठारों से कम होता है। पर्वतों का घनत्व है पठारों से कम, पठार का घनत्व है मैदान से कम और सागर तल का घनत्व है मैदानों का घनत्व है ये सागर तल से कम होता है। अर्थात जो ऊंचे हैं
घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। आपने बताया कि पर्वतीय भाग है, ये जो पहाड़ी भाग है, उनका घनत्व पठारों से कम, पठारों से कम होता है। पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, और मैदानों का घनत्व होता है वो सागर तल से कम होता है, सागर तल से कम होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है, एक क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके ऊपर ऊंचाई और घनत्व में अंतर पाया जाता है। प्राट ने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, उसके नीचे घनत्व सबका समान होता है। ये मान लो, ये देखो यहाँ एक उदाहरण है, यहाँ पर भी बताया गया है कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर पर्वत पठार मैदान है, सबका घनत्व अलग अलग होता है, और इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे सबका घनत्व होता है वो बराबर होता है। उदाहरण के लिए ये देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक स्तंभ दिए गए हैं दो, ए और बी। इस स्तंभ का जो क्षतिपूर्ति तल है, इसके ऊपर इनकी ऊंचाई अलग है, और ऊंचाई अलग है तो इनका घनत्व भी अलग है। इस क्षतिपूर्ति तल पर इनका भार है वो दोनों का बराबर है, समतल रेखा पर इनका भार बराबर है। प्राट ने बताया कि जो क्षतिपूर्ति तल है उसके सारे दो स्तंभ है ए और बी, जिनका जो क्षेत्रीय ये जो विस्तार है, जो धरातलीय क्षेत्र है, ये चौड़ाई है, ये बराबर है दोनों की। जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो क्षेत्र का धरातलीय क्षेत्र है, ये बराबर है। ये धरातलीय क्षेत्र ए और बी है, इन दोनों का बराबर है, ए और बी का बराबर है, परंतु उनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। मतलब क्या होगा, धरातलीय क्षेत्र बराबर है, परंतु ऊंचाई अलग है। ऊंचाई अलग है, अतः इन दोनों की, लेकिन क्या है, इन दोनों की समतल रेखा है, क्षतिपूर्ति रेखा है, इसको समतल रेखा भी कहते हैं। समतल रेखा पर इनका भार दोनों का बराबर है, ए और बी का है। समतल रेखा के सारे इनका भार है, दोनों का भार संतुलन के लिए समतल रेखा पर ये बराबर है, भार इनका बराबर है। ए स्तंभ है वो चूंकि ऊंचाई ज्यादा है तो इसका घनत्व कम हो गया, घनत्व कम। और ये बी स्तंभ नीचा है, लेकिन इस रेखा पर वजन बराबर है, इनका दोनों का समतल रेखा पर बराबर है, तो इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, घनत्व अधिक। लेकिन इस रेखा के नीचे सबका घनत्व बराबर होगा, इनका वजन भार है दोनों का इस रेखा पर बराबर है, इसलिए क्या हुआ, ये ऊंचाई में अधिक है तो कम घनत्व का है, ये ऊंचाई कम है अधिक घनत्व का है, तभी इस रेखा के साथ इनका वजन है, भार है, ये बराबर होगा, ये संतुलित अवस्था में रहेंगे। रेखा के सारे समतल रेखा के सारे दो स्तंभ है ए और बी, जिनके क्षेत्र ये जो क्षेत्र है, धरातलीय क्षेत्र ये बराबर है, परंतु ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। लेकिन दोनों का भार संतुलन रेखा पर, संतुलन रेखा के सारे बराबर है, इसके लिए ए स्तंभ है उसका घनत्व कम और बी स्तंभ का घनत्व है ये अधिक है, ताकि दोनों क्या है, दोनों का भार है संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात घनत्व में अंतर पाया जाता है, ऊंचा स्तंभ का घनत्व कम और नीचा स्तंभ का घनत्व अधिक। ऊंचा स्तंभ का घनत्व कम तथा नीचा स्तंभ का घनत्व अधिक। ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है,
अर्थात ऊंचा स्तंभ है उसका कम घनत्व है, ऊंचा स्तंभ है इसका कम घनत्व है, और नीचा स्तंभ है इसका घनत्व अधिक पाया जाता है। तभी तो ये समतुल्यता रेखा के सारे इनका भार है और ये वजन है बराबर है। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विविध ऊंचावच का उन्होंने अध्ययन किया और ये इसलिए रुके हुए हैं कि इनका घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु एक संतुलन रेखा के सारे ये इनका घनत्व होता है, ये सबका बराबर होता है। इसके नीचे ऊपर सबका घनत्व अलग अलग होता है। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न ऊंचावच इसलिए रुके हुए हैं कि उनकी घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार है वो संतुलन रेखा के सारे बराबर होता है। देखो उन्होंने एक पारा से भरा एक बीकर लिया, उसमें विभिन्न जो धातु है उनके टुकड़े को उन्होंने डुबो दिया, जैसे चांदी है, जस्ता है, लोहा, पायराइट, टिन, निकल और तांबा। उन्होंने देखा कि ये अलग अलग आकृति में ऊपर नीचे की तरफ निकले, और इस कारण से क्या है, इस क्षतिपूर्ति रेखा पर यहाँ पर इससे ऊपर सबका क्या है ऊंचाई अलग अलग है, और ऊंचाई अलग है तो इनका भार भी अलग है, सबका बराबर है। भार बराबर तो इनका घनत्व क्या होगा, मैं कह रहा हूँ इस रेखा के सहारे इन सब का वजन बराबर है, तो जो ऊंचा है वो हल्का होगा और जो नीचा है उसका घनत्व अधिक होगा, भारी अधिक होगा, तभी इस रेखा के सहारे इन सब का वजन होगा वो सबका बराबर होगा। तो उन्होंने बताया कि जो जितना अधिक ऊंचा उठा हुआ है उसका घनत्व उतना ही आपका कम है, और जो नीचा है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा है। दोनों में मुख्य रूप से जो एरी और प्राट के मत है उसमें अंतर पाया जाता है। एरी ये कहता है कि समान सभी जैसे पर्वत पठार मैदान है सभी का घनत्व बराबर होता है। जैसे मान लो ये घनत्व है, ये एक ऊंचाई एक गहराई में सबका घनत्व बराबर होता है, और जो जितना ज्यादा ऊंचा है उसकी जड़ नीचे की तरफ उतनी ही ज्यादा है, लेकिन घनत्व सबका बराबर होता है, सभी स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। एरी के अनुसार एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने 3 घनत्व इसका पर्वत पठार मैदान सबका घनत्व बराबर माना है, और जो जितना अधिक ऊंचा है उसकी गहराई में उतनी ही अधिक गहराई पाई जाती है, गहराई में अंतर पाया जाता है, उतनी ही लंबी नीचे की तरफ जड़ रहती है। अर्थात एरी ये मानता है कि ऊंचाई जितनी भी है उसमें अंतर पाया जाता है, लेकिन घनत्व सबका समान होता है। जो अधिक ऊंचा है चाहे नीचा हो सबका घनत्व क्या है आपका बराबर है। जो ऊंचा है उसकी उतनी ही नीचे की तरफ जड़ पाई जाती है, लेकिन सभी का घनत्व बराबर होता है। पर्वत पठार मैदान सबका घनत्व बराबर है, सभी स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, लेकिन उसकी गहराई स्थिर इसलिए है कि उसकी गहराई में अंतर पाया जाता है। जो जितना ऊंचा है उसकी उतनी नीचे की तरफ नीचे गहराई में जड़ पाई जाती है। जबकि जो प्राट ये मानता है कि एक समान गहराई पर, एक समान जो गहराई है क्षतिपूर्ति तल है, इसके ऊपर सभी का जो घनत्व है उस घनत्व में अंतर पाया जाता है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, जो भाग जितना छोटा है उतना ही उसका घनत्व अधिक है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो उतना ही कम घनत्व का है, और जो भाग जितना अधिक नीचा है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा है। जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं तो उनका घनत्व कम है, और सागर तल है उनका घनत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे नीचे है इसलिए उनका घनत्व इसलिए है कि क्षतिपूर्ति तल के सारे सबका ऊंचाई अलग अलग है तो उनका घनत्व भी अलग अलग है। ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात है। ऊंचा भाग है घनत्व है कम, और जितना भाग नीचा है सागर तल है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा है। अर्थात पर्वत पठार मैदान और सागर तल इन सब का घनत्व अधिक पाया जाता है। ऊंचा भाग जितना होगा उतना ही अधिक घनत्व वाला होगा, और कम घनत्व वाला होगा, और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात है। ऊंचा भाग जैसे पर्वतीय भाग ऊंचे हैं तो उनका घनत्व कम होगा, पठारों का घनत्व पर्वतों से अधिक होगा, और पर्वतों का जो आपका घनत्व है पठारों का वो मैदानों से, और मैदानों का आपके घनत्व कम है सागर तल से। जो भाग जितना अधिक नीचा है उसका घनत्व उतना ही आपका अधिक होगा। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका भाग का घनत्व उतना ही अधिक ऊंचा होगा। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये एरी और प्राट के मत दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। एरी का मत क्या है, प्राट का मत क्या है, दोनों में क्या अंतर है। एरी सबका घनत्व बराबर मानता है,
लेकिन गहराई में अंतर मानता है, जबकि प्राट मानता है एक ही गहराई पर घनत्व में अंतर पाया जाता है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम, और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आप खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। कोविड है, महामारी है, वैश्विक महामारी होने के कारण से आप घर से कम निकले, आवश्यक चीज़ें लाने के लिए, आवश्यक काम हो सकते हैं आप लाने के लिए जाओ और मास्क लगाओ और वीडियो वगैरह से देखो। घर पर मन लगा कर खूब पढ़ाई करो। आप लोग कम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अधिक वीडियो देखो और खूब उसको पसंद पढ़ाई करो, लाइक करो।